बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। पहले 5 चैप्टर बेटा हमारे हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 है वेक्टर्स इन प्लेन। ठीक है बेटा, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ये है बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास यहाँ स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है बुक पर, पेज नंबर 112 पर। ठीक है बेटा, अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल नंबर लाइन। जो हॉरिजेंटल नंबर लाइन होती है वो क्या होती है बेटा, एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, और जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगा, ग्राफ वाला चैप्टर आप लोगों ने किया है। तो ये नेगेटिव वाई है, ये आपका पॉजिटिव वाई है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स है। क्वेश्चन के साथ साथ भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप वैसे ही देख लें। ठीक है बेटा, तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ना 4 हिस्से होते हैं। ये आपका बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यूज जो हैं, पहली वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू नेगेटिव होती है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड में दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। फोर्थ में एक वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर इस तरह का फंक्शन है 2 और 3, तो आप सबको पता है कि पहला जो पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस पे होता है, और दूसरा जो पॉइंट होता है ये वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है बेटा, इस चीज़ का मेरे ख्याल से जी आप सबको पता है। अब देखें, इन दोनों के साथ पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता। अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये कहाँ आ जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अगर दोनों के साथ नेगेटिव आ जाए तो ये थर्ड में आ जाएगा। फिर अगर एक के साथ नेगेटिव और एक के साथ पॉजिटिव आ जाए तो ये सेकंड में आ जाएगा। इसको मैं मजीद क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन भी कर दूंगा बेटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ये चीज़ें आप लोग साथ साथ नोट भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरा बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, स्केलर क्या होता है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्या होते हैं, जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका बताऊंगा। मैग्नीट्यूड आपके पास फार्मूला होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपके पास अगर ए दिया हुआ है तो आप इस तरह लिख लेंगे। ये जो मैंने नीचे लाइन लगाई है, ये लाइन जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिख रहा हूँ 2i प्लस 3j। अब आप कहेंगे सर ये i और j क्या है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, i j। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, i j और k। ठीक है बेटा, तो वैल्यूज के साथ अगर i j k आ जाएं तो ये क्या होते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, i का स्क्वायर और j का स्क्वायर, मतलब i के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, j के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आता है। तो इसको आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ मैं मजीद भी इसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो इसके बाद बेटा आपने समझना है नेगेटिव वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात और रह गई है, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर, इसका भी एक फार्मूला है, और ये आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। यूनिट वेक्टर यू हैट ओवर यू वेक्टर ओवर यू का मैग्नीट्यूड। ये जो मैंने ऊपर कैप बनाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट वेक्टर को, और ये लगाना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेकर वेक्टर पे डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। तो या वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये कुछ बातें थी, कुछ चीज़ें थी, समझना ज़रूरी था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के साथ मज़ीद चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा और हर क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से होना है। फिर से ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आए जी एक्सरसाइज 6.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन मैं आपको साथ साथ देता जाऊंगा, जो कि आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कोऑर्डिनेट को समझना है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो ओरिजिन पर मीट होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये ओरिजिन होता है। और ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो हमेशा 0 0 होता है। ठीक है बेटा। तो ये आप अपने रजिस्टर पर लाजमी नोट कीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोथ वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, मतलब पहली वैल्यू भी पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर आ जाए +2 + 3, या इस तरह आ जाए खाली 2 3 लिखा हो, ठीक है, तो तब भी वो कहाँ होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, क्योंकि पहली वैल्यू भी पॉजिटिव है, दूसरी भी नेगेटिव है। ठीक है, दूसरी नेगेटिव है नहीं है, दूसरी भी पॉजिटिव है, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव का होता है। तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक वैल्यू नेगेटिव होती है मेरा बेटा, एक वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आ जाए -2 + 3, तो कहाँ होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। या यहाँ पर कोई भी साइन ना हो तो -2 + 3, पहली वैल्यू माइनस दूसरी प्लस, तो सेकंड कोऑर्डिनेट। तीसरी वैल्यू में या तीसरे कोऑर्डिनेट में, ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। मतलब अगर इस तरह आ जाए -2 - 3, तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है बेटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। इस तरह आ जाए 2 - 3। ठीक है बेटा, +2 -3 फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको आपने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ इसी पर ही काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर भी हम कुछ इसी तरह ही करेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो हमें कह रहे हैं नेम द कोऑर्डिनेट इन विच ईच पॉइंट लाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है 4 और 3, 4 और 3। तो इसका आपने नेम लिखना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है मेरा बेटा। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलें। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं हमें, 5 - 4, 5 - 4। मैं, आप सेकंड पार्ट का सोचें, मैं तब तक थर्ड पार्ट लिख लूं, -6 2। आप थर्ड पार्ट का सोचें, मैं तब तक फोर्थ पार्ट लिख लेता हूं। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, -4 - 4। क्वेश्चन जो है पेपर में चेंज भी होके आ सकता है, जरा बात को समझिएगा। पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। आए जी थर्ड पार्ट पे आए, पहली वैल्यू नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट। चलें जी फोर्थ पार्ट, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव कहां पर, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो ये जी थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। वैसे आप पूरे स्पेलिंग लिखिएगा जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह इसकी भी समझ आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आएगी ही आएगी, तो घबराना नहीं है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आपने जी इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1
देखिएगा मेरा बेटा, पार्ट नंबर 1 है 3 - 3, ठीक है, पॉजिटिव है, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट, पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ है कहाँ बनेगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो देखिएगा, आप सबने ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ा है, आप इस तरह से एक्स वाई प्लेन बना लें, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पर आपकी मर्जी है, बस 1 2 तक लिख लें, ठीक है। अब देखें x3 है, ये x3 है, y -3 है, तो देखें आपने ये 3 और y -3, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा 3 और -3 का, ठीक है बेटा। 3 के बिल्कुल नीचे और यहाँ से -3 के बिल्कुल साथ, आप स्केल रख के बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, समझ आई होगी। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहे हैं? -3 और 3, -3 और 3। कुछ बच्चों ने बनाना भी शुरू कर दिया है क्योंकि वो लोग ग्राफ वाला चैप्टर कर चुके हैं। तो देखिएगा बेटा, देखें जरा, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऊपर से, चलें जी। -3 और 3, नेगेटिव है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा? सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। तो -3 और 3 है ना, तो सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा। तो हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट बन रहा है, यहाँ बस हम -1 और -2 ही लिख देते हैं। अच्छा, एक और बात आप सबको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव x होता है, यहाँ पॉजिटिव y होता है, पॉजिटिव x होता है, नेगेटिव y होता है, ये बना लीजिएगा, ठीक है मेरा बेटा। तो देखें x -3 है, तो नेगेटिव x यहाँ होता है, तो -3 ये आ गया, और y पॉजिटिव 3 है, पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है। तो देखें ये इधर इस तरह से, तो ये पॉइंट बन जाएगा जी यहाँ पर -3 और 3। तो ये डॉटेड लाइन आप ना लगाएं, अगर इनकेस लगा भी दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें जी, बात की समझ आ गई है। तो ये पॉइंट जी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा बेटा। चलें जी, सेकंड पार्ट हो गया जी आपका। थर्ड पार्ट पे आ जाए। सी दिया हुआ है 5 7, सेकंड पार्ट हो चुका है। थर्ड पार्ट पे आ जाए। सी क्या दिया हुआ है? 5 7, ठीक है मेरा बेटा। तो 5 7 जो है ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो लें जी, y एक्सिस और x एक्सिस ले लें। ये आपका y एक्सिस आ गया, ये आपका x एक्सिस आ गया। 5 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा 5 और 7 की ही हमें ज़रूरत है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हमने इसको 7 तक बना लेना है। इस साइड पर -1 -2, इस साइड पर -1 -2, ये नेगेटिव y है, ये पॉजिटिव y है, नेगेटिव x है, पॉजिटिव x है, ठीक है मेरा बेटा। तो 5 और 7 है, तो 5 ये है जी, x पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है, आप सबको पता है ना इस चीज का। तो ये 7 और 5, ये 5 पे आप स्केल रख के इस तरह से और 7 पे स्केल रख के इस तरह से, ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा 5 और 7, ठीक है मेरा बेटा। तो बात की समझ आ चुकी है, इस तरह से डॉट लगा लें, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा, लगा लें तो अच्छी बात है बेटा, ठीक है। हाँ जी, पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है -2, डी दिया हुआ है
-2 -4, यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल यही दिया हुआ है। आइए जी इसका ग्राफ बनाएंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लें। ये जी वाई एक्सिस माशाल्लाह बहुत प्यारा बना था मेरा। तो आप लोग तो स्केल की मदद से बना रहे होंगे ना, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। तो ये वाई एक्सिस आ गया, ये मेरा बेटा आपका एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। दोनों नेगेटिव हैं, -2 एक्स है और -4 वाई है। -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, 1 2 1 2, ठीक है। दोनों नेगेटिव थे तो मैंने नेगेटिव पूरा कर दिया। देखें जी पहली वैल्यू है -2, ये -2 है और ये है आपके पास -4। तो बेटा -4 -2, तो यहां पे ये पॉइंट बन जाएगा -2 -4। तो मेरे ख्याल से जी सब बच्चों को समझ आ चुकी है, आसान क्वेश्चन है, सिंपल आपने कोऑर्डिनेट पर इसको ड्रॉ करना था। आए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है ये मुश्किल चैप्टर है ही नहीं, यकीन माने, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 लिखे मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, सॉरी 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नेम द टेल एंड टिप, टेल और टिप के नेम लिखें ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। देखें जी फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से बनाया हुआ है उसने, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। यहां पे बी और यहां पर ए दिया हुआ ना। अगर आप लोगों ने बना लिया है तो कुछ इस तरह से अपनी अपनी बुक पर देखें जैसे मैंने अभी बनाया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे टेल क्या होगी, यहाँ पे मेरा बेटा टेल क्या होगी, ये टेल होती है और ये टिप होता है। तो टेल यहाँ बी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर टेल क्या है बेटा, टेल टेल बी है और टिप क्या है, जो एरो होता है ना, जिसपे एरो होता है वो टिप होती है। और टिप क्या है हमारे पास, ए है। बस जी यही आपने यहाँ पर लिखना है टेल और टिप के बारे में, ठीक है। टेल बी हो गया और टिप हमारे पास क्या है, ए है। जो एरो वाला हिस्सा है वो हमारे पास टिप होता है, बस आप इतना याद रख लें। सेकंड पार्ट देखें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ऊपर पी है नीचे क्यू है, ऊपर पी है नीचे क्यू है, इसी तरह दिया हुआ है ना, बिल्कुल जी इसी तरह दिया हुआ है। तो टेल क्या है, पी है, टेल पी है, ठीक है। और टिप क्या है हमारे पास, जिसपे एरो होता है वो टिप होती है, तो उसको हम टिप बोलते हैं। टिप है हमारे पास क्यू। आए जी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है जी हमें, ठीक है, कुछ इस तरह से बना हुआ है थर्ड पार्ट। यहाँ एस है, यहाँ आर है, तो कुछ बच्चों ने ये कर भी लिया होगा। तो ये टेल यहाँ पे क्या होगी, टेल हम बोलेंगे एस को, और टिप क्या होगा, टिप होगा आर। जिसपे एरो होता है वो क्या होता है बेटा, टिप होता है। तो 3 पार्ट जी हमारे हो चुके हैं, 6 पार्ट हैं जी इसके, 6 पार्ट हैं। तो इसको मैं बेटा रेज कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 बनाएं जी फटाफट। कुछ बच्चे कर भी चुके हैं, वो मेरा वेट नहीं कर रहे, वो मेरे से आगे चल रहे हैं। पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ n है, यहाँ m है, ठीक है। तो टेल क्या होगी, टेल होगा m, ठीक है। और टिप क्या होगा, टिप होगा मेरा बेटा n। चलें जी पार्ट नंबर 4 भी हो चुका है। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह से है, यहाँ b है और यहाँ a है। तो टेल क्या होगा, यहाँ पे टेल a है, टेल a है और टिप टिप हमारे पास b हो जाएगा, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या दिया हुआ है जी, ठीक है। पार्ट नंबर 6
ऊपर डी है नीचे सी है, यहाँ डी और यहाँ सी। तो कुछ बच्चे कर चुके हैं, ये सारे पार्ट मेरे से पहले कर चुके हैं। जिन बच्चों ने मेरे से पहले कर लिया है बस यहाँ पे बताना था कि टेल और टिप क्या है। तो टेल डी हो गया और टिप क्या हो गया, टिप सी हो गया। चलें जी, तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब 4 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में 3 कंपोनेंट्स आते होते हैं, आई जे और के आता है। ठीक है बेटा, तो देखें उसने कहा है जी आपने लिखना है इस फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे, इस फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, ये उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये वाली फॉर्म आपने बनानी है। मतलब ए बी वेक्टर, ए बी इस तरह से आप अगर इसके ऊपर एरो लगाएंगे तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे निकालेंगे जरा मेरी बात सुनेंगे। हम निकाल रहे हैं ए बी, मतलब बी में से ए को माइनस करेंगे। बी की पहली वैल्यू ए की पहली वैल्यू से माइनस होगी और बाहर हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। बी की पहली वैल्यू हमेशा ए की पहली वैल्यू से माइनस होगी और बाहर पहली वैल्यू के साथ ये फर्स्ट वैल्यू है ना, तो आई लगाएंगे। हम ए बी फाइंड कर रहे हैं इसलिए बी में से ए को माइनस करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, और अगर हम ए बी वेक्टर की जगह बी ए वेक्टर फाइंड करते, मतलब हम क्या फाइंड करते, बी ए वेक्टर, तो फिर क्या होता, फिर ए में से बी को माइनस करते। ठीक है बेटा, मतलब ए की पहली वैल्यू को बी की पहली वैल्यू से माइनस करते। ठीक है बेटा, बात की समझ आई है ना। अब जरा यहां देखें, हम फाइंड कर रहे हैं ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस करते हैं। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, सेंटर में हमेशा प्लस आएगा। दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, 4 माइनस 7 और बाहर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ए बी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, बी में से ए को माइनस करेंगे। बी की पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, ए की पहली वैल्यू 1 है, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से माइनस करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पहले ही -7 मौजूद था तो इसलिए यहाँ माइनस और ब्रैकेट में मैंने -7 लिख दिया है ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, तो -2 -1 -3i, यहाँ प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3i, 4 + 7 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी जरा सेकंड पार्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट है, ए दिया हुआ है 8 9 और बी क्या दिया हुआ है 12 3। ठीक है बेटा, तो यहां भी आपने ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस करेंगे। बी की पहली वैल्यू ए की पहली वैल्यू से माइनस होगी। 12 - 8 बाहर क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू के साथ हमेशा आई आ जाएगा। फिर सेंटर में हमेशा प्लस, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करेंगे। 3 - 9, 3 को 9 में से माइनस, 3 - 9 और दूसरी वैल्यू के साथ जे आ जाएगा। अगर तीसरी वैल्यू होती तो फिर हम के लगा देते बेटा। ठीक है, तो ए बी वैक्टर 12 - 8 4 हो जाएगा, 3 - 9 -3 हो जाएगा। 3 - 9 -3 नहीं होता, -6 होता है मेरा बेटा। तो प्लस की, इस माइनस की वजह से ये प्लस खत्म हो जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद कर रहा हूँ जी सब बच्चे यहाँ तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहे हैं कि जी मैग्नीट्यूड फाइंड कर दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ए दिया हुआ है -3i + 2j। बेशक दो वेक्टर्स आ जाएं, तीन, जिसके साथ आई जे लगा होता है वो वेक्टर्स होते हैं। दो वेक्टर्स आ जाएं, तीन वेक्टर्स आ जाएं, चार आ जाएं, आपने इसी तरह ही मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जो अब हम करने लगे हैं। ठीक है बेटा,
तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिख लें। मैग्नीट्यूड का फार्मूला बेटा आप लोग लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर हम क्या लिखते होते हैं, स्क्वायर रूट लिखते होते हैं। ठीक है, यहाँ ए है तो ए आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब जरा बात को समझना है, आई के साथ वाली वैल्यू एक्स है, आई के साथ क्या है -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। जे के साथ क्या है 2 है, तो y की जो वैल्यू होती है ना वो j में हम पुट करते हैं, तो ये 2 आ जाएगा। बात की समझ आ गई। पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, सिंपल स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेना है, बहुत ही आसान है। पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट है। बिल्कुल जी, ये तो साथ साथ आएगा ही। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4i -3j, ये मेरा बेटा ए दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए के इक्वल ही है ना। तो फार्मूला लिखें सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास फार्मूला है। तो आई के साथ 4 है तो यहां 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस जे के साथ -3 है तो यहां आ जाएगा -3 और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये माइनस कहाँ गया, माइनस जो है इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, खत्म हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहां तक जी सब बच्चों को समझ आ चुकी है। ठीक है, इन केस कोई परेशानी हो वीडियो बैक कर लेना, बस सिंपल सी बात है। रिकॉर्डिंग लेक्चर का यही तो फायदा है। 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/2i, ए दिया हुआ है 1/2i प्लस 3/2j, 3/2j, बिल्कुल जी यही दिया हुआ है। तो फार्मूला लिखें सबसे पहले, ये जो मैं 2 लाइनें लगा रहा हूं ना, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो फार्मूला लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। आई के साथ जो वैल्यू है इसका स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। जे के साथ जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/4, स्क्वायर है ना ऊपर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, अब आप इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम तो आप सबको लेना आते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, माशाल्लाह आप 10th में पहुंच चुके हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1 + 9 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 4 इन दोनों में सेम है तो इसलिए 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 + 9। तो 1 + 9 क्या होता है, 10 होता है। 10 को आप स्क्वायर रूट में लिखें, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड साथ साथ आ रहा है। तो ये मेरा बेटा आप सबका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर को क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। लिख लें जी, यूनिट वेक्टर क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, चीजें साथ साथ करते जाएं, मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जी। ए दिया हुआ है -4i, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा जी, यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मेरा बेटा यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है ना, ये क्या होता है,
ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। ये जो मैंने कैप बनाई है ना, ये वाली कैप, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बेटा, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, यहाँ पे बैक पे लिखी भी हुई है स्टेटमेंट में आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ। ये है बेटा मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 114 पे, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है 115 पेज नंबर 115 पेज नंबर है, इस पे डेफिनेशन लिखी हुई है यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है बेटा, तो उर्दू मीडियम वाले भी एक्सरसाइज की बैक पर इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैग्नीट्यूड लें, फिर उस वेक्टर पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड ले लें, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 में लिया है। क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 41 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है बेटा, अब आप इसको फार्मूले में पुट करें। सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिख लें, तो ये फार्मूला है ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आप वो क्वेश्चन लिखें सबसे पहले, -4i प्लस 5j ओवर जो मैग्नीट्यूड निकला है उस पर डिवाइड कर दें। तो मैग्नीट्यूड क्या आया है 41, तो ये मैग्नीट्यूड 41 लिख दिया। वेक्टर को, ये वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है बेटा, अब आप एक छोटा सा काम करेंगे, अब आप इसको ना 41 को अलग अलग करके लिख दें, दोनों के साथ 41 को अलग अलग करके लिख दें। कुछ बच्चे लिख चुके हैं, कुछ को मैं लिख के दिखा देता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो हेड है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, -4 ओवर 41 और यहां आ जाएगा i प्लस 5 ओवर 41 और यहां आ जाएगा j। तो ये बेटा आपका आंसर है। तो ये जो 41 का स्क्वायर रूट है इसको दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दें, बस यही छोटा सा काम करना है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। लिखें जी सेकंड पार्ट, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 6i प्लस 8j। सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले ना फटाफट आप लोगों ने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। निकालें जी, मैग्नीट्यूड निकालें। देखें जी, आप लोगों ने इस तरह लिखा होगा, आप लोगों ने इसका फार्मूला लिखा होगा। ठीक है, फिर आप लोगों ने यहाँ पर पुट की होंगी वैल्यूज। आई के साथ 6 दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर, जे के साथ 8 दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो 36 64 100 होता है बेटा। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। आए जी, तो ये बेटा आप लोगों का क्या आ चुका है, मैग्नीट्यूड आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अब आप लोग सिंपल फार्मूला लिख लें, ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जी यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, ऊपर हेड यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। अच्छा जी, तो ए वेक्टर क्या है 6i प्लस 8j ओवर 10। तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये जो 10 है इसको आप दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लें, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो दोनों के साथ इस 10 को हमने अलग अलग करके लिख लिया है। अब आप इसकी कटिंग कर दें,
2 3 आर 6, 2 5 आर 10, तो 3 बाई 5 आई, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, तो 4 बाई 5 जे। तो ये बेटा आपका सेकंड पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। लिखें जी थर्ड पार्ट, सब बच्चे थर्ड पार्ट लिख लें, अपनी अपनी बुक्स से देखें और देखें जी थर्ड पार्ट आप लोगों को क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है 1 बाई स्क्वायर रूट 6, 1 बाई स्क्वायर रूट 6 आई। कुछ बच्चे मेरे से आगे चल रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, उनको समझ आ चुकी है। जो बच्चे मेरे से आगे चल रहे हैं ना, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी ना थोड़ा सा जोश पकड़ेंगे फिर आपको देख के। इसका मैग्नीट्यूड लें, आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, बल्कि पहले फार्मूला लिख लें, मैं डायरेक्ट कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरा बेटा सबसे पहले आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लें, फिर जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लें और ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर। चलें जी, बात की समझ आ गई है। ए मैग्नीट्यूड 1 बाई 6 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 1 बाई 6, 1 बाई 6 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 6 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, 2 बाई 6 होता है। तो 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये मेरा बेटा आपके पास ए का मैग्नीट्यूड आ चुका है 1 बाय स्क्वायर रूट 3। 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, लेकिन 3 का जो स्क्वायर रूट है ये रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक जी सब बच्चों को समझ आ चुकी है, बल्कि हम इसको रेज कर देते हैं, ये अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, अब आप लोगों ने फार्मूला लिखना है। लिखें जी, फार्मूला लिखें, यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखें, ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है 1 बाय स्क्वायर रूट 6 आई, 1 बाय स्क्वायर रूट 6 जे ओवर 1 बाय स्क्वायर रूट 3। ए वेक्टर आ गया, मतलब ये हमारा क्वेश्चन था ना, ए वेक्टर ये हमने लिखा और ये मैग्नीट्यूड आ गया। मैंने बताया था ना वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 बाय 1 हो जाएगा ना। 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ऊपर आके स्क्वायर रूट 3 बाय 1, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैसे ही आ जाएगी 1 बाय स्क्वायर रूट 6 आई, 1 बाय स्क्वायर रूट 6 जे। बात की समझ आ गई। तो ए वेक्टर स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6 होता है ना, और यहाँ पे आ गया आई प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6 को मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे आ गया साथ में जे। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 होता है। तो स्क्वायर रूट 3 को यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई किया और 6 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। ये जो 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, ऊपर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट इन दोनों के साथ है, तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया दोनों के साथ। इसी तरह यहाँ दोनों के साथ अलग अलग। अब देखें स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कट गया तो ऊपर 1 बच गया, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कट गया तो 1 बच गया जी, यहाँ पर जे भी है। तो बाकी क्या बच गया 1 बाय स्क्वायर रूट 2
1 बाय स्क्वायर रूट 2i 1 बाय स्क्वायर रूट 2j। तो ये बेटा आपका आंसर है। ये तो कट गया, बाकी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 बच गया है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, कुछ इसी तरह का ही है, बस वैल्यू डिफरेंट है। तो पेपर में ना वैल्यू चेंज भी होके आ सकती है, तो वहां पर आप ये ना कहिएगा कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। साइन चेंज होके आ सकते हैं, वैल्यू चेंज होके आ सकती है। आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह का होगा, ठीक है, किस तरह से होगा, टेक्निक क्या है क्वेश्चन की। तो पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है। ए दिया हुए 1/2i माइनस 3/4j। आए जी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें। मैग्नीट्यूड का फार्मूला कुछ टीचर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखवाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपके स्कूल में शायद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखवाएं, लेकिन ए लिखवा नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। अच्छा बेटा, आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 1/2 को लिखा मैंने 1/4 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड 16 एलसीएम आ जाएगा। 4 4 जार 16 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 16 1 जार 16 होता है तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा। तो यहां तक जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड 4 + 9 13 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बेटा आपका ए का मैग्नीट्यूड आ गया है। तो अभी इसको खुश होने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है बेटा। तो अब हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला था, ए के ऊपर हेड लगाते हैं, ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। वेक्टर का लाइन नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट, तो ए वेक्टर 1/2i 3/4j स्क्वायर रूट 13/4। तो बेटा ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 1/2i माइनस 3/4। तो मैंने लिख दिया 1/2i माइनस 3/4j। नीचे क्या लिखा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड, और ये ए का मैग्नीट्यूड आया स्क्वायर रूट 13/4, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 बाय स्क्वायर रूट 13 1/2i माइनस 3/4j, ठीक है बेटा। तो ये 13/4 को हमने लिख दिया 4/13, उल्टा कर दिया। तो बाकी क्या बच गया, 4/13 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4/13 मल्टीप्लाई 1/2i माइनस 4/13 मल्टीप्लाई 3/4j। तो यहां पर बच्चों मैंने क्या किया है, 4/13 को 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4/13 को 3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें जी बाकी क्या बच गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, नीचे स्क्वायर रूट 13 बच गया, और ये वाला आई भी बच गया, ठीक है बेटा। फिर माइनस 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ऊपर 3 बच गया, नीचे स्क्वायर रूट 13 बच गया, और यहाँ पे ये जे आ गया। चलें जी, ये बेटा आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7 पे चलते जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू 5i माइनस 7j, b इज इक्वल टू -i माइनस j, c दिया हुआ है 2i प्लस 3j। बेटा आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर जो कि इसके पैरेलल है। मतलब सबसे पहले आपने इसको फाइंड करना है, फिर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो जरा बात को समझिएगा।
सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं a प्लस बी माइनस 3c इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, a क्या दिया हुआ है 5a 5i माइनस 7j, b क्या दिया हुआ है माइनस आई माइनस जे माइनस 3, c क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j। तो बेटा a b और ये माइनस 3c आ गया। अब नेक्स्ट इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, 5i माइनस 7j माइनस आई माइनस जे, माइनस 3 को 2i से मल्टीप्लाई किया माइनस 6i, माइनस 3 को प्लस 3 से किया माइनस 9j आ जाएगा। तो बच्चों 5i माइनस आई 4i, 4i माइनस 6i माइनस 2i आ जाएगा, माइनस 7j माइनस जे माइनस 8 और माइनस 9 माइनस 17 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है किसी भी वेक्टर के इक्वल। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ए बी सी तो है, हम इसको डी के इक्वल लेट कर लेते हैं, माइनस 2i माइनस 17j। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। बेटा अब आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ले लें, आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर, आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और जे का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। पहले फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 17 का स्क्वायर 289 होता है बेटा। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे ले लें 17 का स्क्वायर, तो 289 ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 4 प्लस 289 कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 293 आ जाएगा, 293। तो ये मेरा बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब आप लोग यूनिट वेक्टर ले लें, तो डी के ऊपर हेड, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है मेरा बेटा। तो डी वेक्टर क्या निकला है माइनस 2i माइनस 17j और डी का मैग्नीट्यूड क्या निकला है 293। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड को वेक्टर पे डिवाइड कर देते हैं। अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, माइनस 2 ओवर 293i, ठीक है बेटा, माइनस 17 ओवर 293j। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब 8 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी है, सेम टू सेम 7 की तरह ही आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। तो सबसे पहले ए बी सी दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लोग फाइंड कर लें 3a माइनस 2c प्लस 4b, 3a माइनस 2c प्लस 4b, सबसे पहले आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो सबसे पहले 3 लिखें, फिर a वाला वेक्टर लिखें 3i माइनस जे, फिर माइनस 2 लिखें 3a, a वाला वेक्टर माइनस 2 c वाला वेक्टर i प्लस 2j प्लस 4, फिर b वाला वेक्टर लिख लें माइनस 2i प्लस 4j, 3a माइनस 2c प्लस 4b। ठीक है मेरा बेटा, अब इसको सॉल्व करें, 3 3 जार 9, 3 को j के साथ 3j, फिर माइनस 2 को i के साथ माइनस 2i, माइनस 2 को 2 के साथ माइनस 4j, फिर 4 को 2 के साथ 4 2 जार 8i, 4 को 4 के साथ 16j आ जाएगा। बेटा 9i माइनस 2i, 9 और 2 कितना हो गया माइनस 2, 7, 7 और माइनस 8 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1i। ठीक है बेटा, तो ये 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, 9 माइनस 2 माइनस 8। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 और प्लस 16, ये आपके पास हो जाएगा बेटा, आपके पास माइनस 7 प्लस 16 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 9 बल्कि प्लस 9j
प्लस 9j। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ चुके हैं, हम लोग कंडीशन फाइंड कर चुके हैं ये वाली, ठीक है। अब आप इसको लेट कर लें किसी भी वेक्टर के इक्वल, हम इसको डी लेट कर लेते हैं क्योंकि ए बी सी तो दिया हुआ है, प्लस 9j। इसका यूनिट वेक्टर सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81 और ये क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास जी मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इस तरह से आप लोग फार्मूला लिख लेंगे, डी वेक्टर ओवर डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है मेरा बेटा। तो डी वेक्टर क्या है आपके पास, माइनस आई प्लस 9j, आप 1 भी लिख सकते हैं, और डी का मैग्नीट्यूड क्या निकला है 82। तो डी का मैग्नीट्यूड 82 हम पुट कर चुके हैं, इसको अलग अलग कर दें, -1 ओवर 82i प्लस 9 ओवर 82j आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर है, ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद कर रहा हूँ जी आप सब लोग साथ साथ चीज़ें नोट कर रहे हैं। तो आई और जे के नीचे भी आप लोगों ने लाइन लगानी है, ये भी आपको वेक्टर ही रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें, पार्ट नंबर 1 लिख लें, स्टेटमेंट पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूँ वो हमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। तो अपने अपने बुक पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल, कौन से वेक्टर जी पैरेलल है, ठीक है बेटा। देखें जी फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट ए दिया हुआ है 6i प्लस जे, और मेरा बेटा बी दिया हुआ है 12i प्लस 2j। अब आपने जरा बात को समझना है, इन दोनों में ए और बी में बड़ा वेक्टर आपको कौन सा नजर आ रहा है, आपने बताना है कि इनमें से जी कौन से वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। अब जरा बात को समझेंगे, ए और बी में मुझे बी वाला वेक्टर बड़ा नजर आ रहा है, तो मैंने बी वाला वेक्टर ले लिया 12i प्लस 2j, ठीक है बेटा। तो बी आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 6 12, 2 तो कॉमन आ गया, यहां बच गया j। तो बेटा देखें जरा, b को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया, a वाला वेक्टर बच गया, a वाला वेक्टर आ गया। मतलब ये b और a क्या हैं, ये पैरेलल हैं। अब आप नीचे क्या लिखेंगे, विच शोज दैट a एंड b आर पैरेलल, विच शोज दैट a एंड b आर पैरेलल, ठीक है बेटा। क्योंकि ए और बी आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। टू तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू का इशू नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर्स बराबर हो गए हैं, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गया। अभी आप सेकंड पार्ट करेंगे ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखें जी, ए क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है जी -2i प्लस 3j, ए दिया हुआ है -2i प्लस 3j, और बी क्या दिया हुआ है, बी मेरा बेटा क्या दिया हुआ है 6i माइनस 9j, 6i माइनस 9j, ये जी बी दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा बात को समझेंगे, ए और बी में से मुझे बी वाला वेक्टर लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा, 6i, क्योंकि ये बड़ा वेक्टर है, 6i माइनस 9j, ठीक है ना। तो बी आपके पास आ गया, इन दोनों में से 3 कॉमन, तो मेरा बेटा 3 2s आर 6 होता है, 3 2s आर 6 होता है, 3 3s आर 9 होता है, क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया है। अब देखें ब्रैकेट में कौन सा वेक्टर बन गया, ब्रैकेट में आपके पास ए वेक्टर बना है, जरा ध्यान से देखें। आपने कहा सर जी नहीं बना ए वेक्टर, क्यों नहीं बना, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। तो फिर हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अंदर वाले साइन क्या हो गए मेरा बेटा,
चेंज हो गए। देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का 2i माइनस का 2i हो गया, माइनस का 3j प्लस का 3j हो गया। तो मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया। ठीक है बेटा, विच शोज डैट ए एंड बी आर दोनों बराबर हो गए, -3 तो कांस्टेंट है। विच शोज डैट, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है मेरा बेटा, मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। जिसमें थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो थर्ड पार्ट जी हमारा दिया हुआ है बेटा आप सबकी बुक पर। ए दिया हुआ है 5i माइनस 4j, ए क्या दिया हुआ है 5i माइनस 4j, और बी क्या दिया हुआ है जी 6i माइनस 3j, 6i माइनस 3j। ठीक है, तो इन दोनों में से ना ए में से तो हम कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, तो बी में से हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए जी बी वाला वेक्टर लेते हैं। बी क्या दिया हुआ है 6i माइनस 3j, तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें 2i माइनस j आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2i माइनस j ये तो a के इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट पैरेलल। चलें ये आपका बेटा थर्ड पार्ट है। अब हम जी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ, और उम्मीद कर रहा हूँ आप चीज़ें साथ साथ नोट करेंगे, साथ साथ समझेंगे, ताकि चीज़ें साथ साथ होती जाएं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3i माइनस 7j, ए क्या दिया हुआ है 3i माइनस 7j, बी क्या दिया हुआ है जी, बी दिया हुआ है 6i माइनस 14j। चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले हम b में से कॉमन ले सकते हैं, तो b लिखा 6i माइनस 14j, 2 कॉमन लिया, 2 3 आर 6, 2 7 आर 14। ठीक हो गया बेटा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो b इज इक्वल टू 2, और ये पूरा वेक्टर a के इक्वल है। अब 2 तो कांस्टेंट है, तो b और a तो इक्वल हो गए, विच शोज दैट a एंड b आर पैरेलल। तो मेरा बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। चीज़ें समझ आती जा रही हैं, आप लोग नोट करते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है बेटा। ठीक है, तो डेली का काम करें, थोड़ा थोड़ा करें। स्पीड मैंने भी थोड़ी स्लो रखवाई हुई है, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, इंशाल्लाह पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा, घबराना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर थ्राइस, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जो थ्राइस हो इन द लेंथ। तो गिवन वेक्टर है 3i माइनस 2j, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखें जी क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन वेक्टर दिया हुआ है, गिवन वेक्टर 3i माइनस 2j। ठीक है बेटा, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा वेक्टर फाइंड करें जिसकी लंबाई 3 गुना है, आप ये समझ लें, लेकिन वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो आपने क्या लिखा, रिक्वायर्ड वेक्टर, ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 3 है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डायरेक्शन सेम होगी तो +3 से करेंगे। तो बेटा -3 को 3 से किया -9, -3 को -2 से किया +6, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया +6, और ये आपका जी आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फाइंड 2 वेक्टर्स, चलें जी 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं, डेट आर डबल इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड के 2 गुना हैं। तो गिवन वेक्टर क्या दिया हुआ है, गिवन वेक्टर क्या दिया हुआ है बेटा, 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j। ठीक है, सबसे पहले जी 2 वेक्टर फाइंड करने हैं, वो किस तरह फाइंड करने हैं, सबसे पहले जी वो डबल है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है, मतलब 2 है, 1 इन द सेम डायरेक्शन, एक जो है उसकी डायरेक्शन सेम है और दूसरा जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो सबसे पहले हम
सेम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। सेम डायरेक्शन डबल है बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3i माइनस 5j, 2 3s are 6, 2 5s are 10, आंसर आ गया। अब जी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मेरा बेटा -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3i माइनस 5j, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, -2 को 3 से, -6, माइनस माइनस प्लस, 2 5s are 10, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 थी। मिलते हैं 6.2 में। अल्लाह हाफिज़।